नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौकसी और आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट। और आज स्पॉटलाइट में बात करेंगे हिंदुत्व के नए तेवर की। जी हां, हिंदू और हिंदुत्व के पर जारी सियासी बहस के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने हिंदुत्व का नया एजेंडा सेट कर दिया है। काशी के जरिए उन्होंने विपक्षी दलों को साफ संदेश दे दिया कि भाजपा विकास और हिंदुत्व के एजेंडे पर साथ साथ चलेगी। भाजपा को दौड़ में अव्वल बनाए रखने के लिए ये दोनों उसके रथ के दो पहिया साबित होंगे, ताकि उसका रथ सरपट दौड़ता रहे। इस दौड़ में ना साइकिल रफ्तार पकड़े और ना हाथी की चाल मस्त मौला हो सके और हाथ भी रोड़ा न बन सके। अब देखना यह होगा कि मोदी के ये नए तेवर आंधी बन विपक्षी दलों के मंसूबों पर पानी फेर पाते हैं या नहीं, क्योंकि सियासी रण में आज हर एक राजनेता और उसका दल या तो मोदी को मजबूत करना चाहता है या फिर कमजोर। यही वजह है कि सपा की साइकिल पर कई दल सवार हो चुके हैं। अब सत्ता के सिंहासन तक कौन पहुंचेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन क्या अभी अन्य सभी दल भाजपा के एजेंडे पर चलते दिख रहे हैं? इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। हर हर महादेव। यूपी चुनाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी का एजेंडा सेट कर दिया है, जिसमें विकास से लेकर हिंदुत्व भी है। एक्सप्रेसवे और राम मंदिर से लेकर जिले जिले में मेडिकल कॉलेजों की बुनियाद और भव्य काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर भी है। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 2-3 दिनों के अपने वाराणसी दौरे में यूपी चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया है। अब बीजेपी काशी और मथुरा को जीत की सीढ़ी बनाती दिख रही है। यही वजह है कि काशी के बाद बुधवार को बीजेपी शासित 9 राज्यों के मुख्यमंत्री और 3 उप मुख्यमंत्री अयोध्या में जुटे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ इन सभी मुख्यमंत्रियों ने सरयू घाट पर और मंदिरों में पूजा अर्चना की। मंदिर आते हैं, कई बार ईश्वर से कुछ मांगते हैं, कुछ संकल्प लेकर भी जाते हैं। मेरे लिए तो जनता जनार्दन ईश्वर का रूप है। मेरे लिए हर भारतवासी ईश्वर का ही अंश है। काशी ने ये दिखाया है कि इच्छा शक्ति हो तो परिवर्तन आ सकता है। देश की राजनीति का यह एक नया दौर है जो नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द है। सत्ता के लिए अब हिंदुत्व भी अछूता नहीं रहा। प्रधानमंत्री सार्वजनिक तौर पर त्रिपुंड लगाए मंत्रोच्चार के बीच पूजा पाठ करते दिखते हैं। गेरुआ वस्त्रों में पवित्र गंगा में आस्था की डुबकी लगाते दिख रहे हैं। गोल टोपियों में इफ्तार की तस्वीरों की जगह अब टेंपल रन करते नेताओं की तस्वीरों ने ले ली है। मोदी योगी की बात ही छोड़िए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जैसे विपक्ष के बड़े चेहरे भी इस दौड़ में शामिल हैं। बीजेपी के एजेंडे में हमेशा से अयोध्या राम मंदिर निर्माण सबसे ऊपर था, लेकिन मंदिर निर्माण शुरू होने के साथ ही एक बड़ा मुद्दा छिन गया। अब सवाल उठने लगे कि मंदिर निर्माण के बाद बीजेपी क्या भुनाएगी। मोदी ने काशी से इसका भी जवाब दे दिया है। बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे पर ही आगामी चुनावों में उतरेगी। अयोध्या के बाद काशी और काशी के बाद मथुरा। उत्तर प्रदेश के चुनाव में देश के प्रधानमंत्री जी लगातार दिल्ली से उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, क्योंकि चुनाव करीब है। सब जानते हैं कि योगी जी ने उत्तर प्रदेश में काम नहीं किया है, इसलिए उनको दूसरों के सहारों की भी जरूरत पड़ रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी अकेले जनता के दम पे, जनता के साथ, किसानों, नौजवानों, दलितों, वंचितों के साथ मिलके भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी आज राम मंदिर के दर्शन करने गए अपने 12 मुख्यमंत्रियों से। बहुत अच्छी चीज है, दर्शन करें, ये आस्था का विषय है, सबको दर्शन करना चाहिए। मंदिर में दर्शन करना कोई भी, लेकिन प्रधानमंत्री का, देश का प्रधानमंत्री होने के नाते उनका एक और भी कर्तव्य है कि राम मंदिर के दर्शन करने के बाद वो लखीमपुर उन किसानों के यहाँ चले जाएं जिनको उनके गृह मंत्री के बेटे ने जीप को उसे कुचल के मार दिया। SIT की जांच ने
खुलासा किया है कि उसमें साजिश में शामिल है। अब साजिश में अकेला तो कोई होता नहीं है, साजिश में तो और लोग होते हैं, तो उन लोगों में नाम भी आने चाहिए और उनके बेटे से जुड़े और भी लोगों की पूछताछ होनी चाहिए, जैसे कि अजय मिश्रा टेनी से खुद भी SIT को बुला के पूछना चाहिए। विगत दिनों प्रधानमंत्री जी जब काशी में थे तो 12 राज्यों के मुख्यमंत्री आए थे। क्योंकि काशी, मथुरा और अयोध्या को जोड़ा है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, जो भी काशी आएगा और मथुरा जाएगा ही। तो हमारे 12 चीफ मिनिस्टर्स मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का पूजन करने और उनका दर्शन करने के लिए गए हैं। ये सही बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्रियों की बैठक की और कहा कि विकास का काम, अंतिम आदमी के विकास का काम आप लोगों को करना है। आपकी सारी योजनाएं अंतिम आदमी तक पहुंचनी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि निश्चित तौर पे कानून व्यवस्था आपके प्रदेशों की सही रहनी चाहिए। और उन लोगों ने बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया और उसके बाद अयोध्या का दर्शन करने के लिए गए हैं। निश्चित तौर पे इसे चुनाव से लेने की बात नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उन मुख्यमंत्रियों से जरूर कहा कि आप मुख्यमंत्री हैं, अंतिम आदमी के विकास के लिए तो करिए। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर महज हिंदुओं के सबसे पवित्र स्थलों में से एक को भव्य बनाने की कवायद नहीं है। यह बीजेपी के हिंदुत्व एजेंडे का एक राजनीतिक मॉडल भी है, एक ऐसा मॉडल जिसमें सांप्रदायिक सद्भाव को चोट पहुंचाए बगैर अपने लक्ष्य को साधना। यह अयोध्या मॉडल और मंदिर आंदोलन से अलग है। काशी विश्वनाथ मंदिर के ठीक बगल में ज्ञानवापी मस्जिद है। इस वजह से यहाँ जीर्णोद्धार संवेदनशील होता, लेकिन मोदी की अगुवाई में बीजेपी काशी विश्वनाथ मंदिर को भव्य स्वरूप देने में कामयाब रही। मथुरा में भी मंदिर मस्जिद अगल बगल हैं, लिहाजा बीजेपी अब काशी मॉडल को वहां भी आजमा सकती है। नरेंद्र मोदी और बीजेपी के समर्थकों में एक बड़ा वर्ग कट्टर हिंदुत्व का हिमायती है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बातें करने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने काशी से अपने इस बड़े समर्थक वर्ग में जोश भर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। हिंदू और हिंदुत्व पर जारी इस सियासी बहस की बीच हिंदुत्व के नए तेवर पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चंद्रेश कुमार सिंह, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, अश्विनी सिहाई हैं, प्रवक्ता भाजपा के, सुल्तान अहमद हैं, सपा नेता, और हमारे साथी मनोज वर्मा। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत साई जी आपसे ही करेंगे, क्योंकि आपने एक नया एजेंडा सेट कर दिया कि विकास के साथ साथ आपका मूल एजेंडा तो हिंदुत्व ही रहेगा चुनाव में। और सपा कह रही है कि आप के प्रधानमंत्री बार बार इसलिए दौड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने कुछ किया ही नहीं। सपा कह रही है कि लखीमपुर भी चले जाते मंदिरों के साथ साथ, सॉरी कांग्रेस कह रही है। आपका क्या कहना है? देखिए ब्रजेश जी, ये कांग्रेस और सपा की बौखलाहट जो है साफ जाहिर होती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री के द्वारा वो सनातन संस्कृति के अनुरक्षण का काम किया जा रहा है, जिसका क्षरण करने का काम हमारे आतताई मुगलों ने किया था। इसके पहले की सरकारों ने इसकी सुधि नहीं ली, वो सिर्फ इनके नाम पर सड़क बनाते रहे और तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे। आज हम लोग जो है हिंदुस्तान के को जगाने का काम कर रहे हैं और साथ में विकास कर रहे हैं, वो विकास जो तुष्टीकरण की तरफ नहीं जाता है। अगर मकान देते हैं अश्विनी जी, आपका ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है, लगता है कि माइक दूरी पे है, कुछ आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है जी। अश्विनी जी, मैं आपके पास लौटूंगा। चंद्रेश जी, आप कह रहे हैं कि आस्था में है उनकी, मंदिर जाएं, निश्चित तौर पर जाएं, लेकिन लखीमपुर भी जाएं, ऐसा आपने कहा है। और आपके नेता ने यह भी कहा है कि काशी में आखिरी समय के लिए आते हैं। तो कैसे देख रहे हैं आप कि उत्तर प्रदेश में
अब बीजेपी का आखिरी समय चल रहा है। ऐसा है, बड़े बड़े भवनों से, इमारतों से, अट्टालिकाओं से आस्था का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होता है। जब नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी नहीं थे, तब भी काशी आस्था का विषय था, लोक आस्था का विषय था, और विभिन्न जाति और संप्रदाय के लोग काशी जाते थे और काशी से उन्हें मुक्ति मिलता था, ऐसे हमारे पौराणिक ग्रंथ कहते हैं। और चूंकि विषय यह है कि भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर पूर्ण रूप से असफल हो चुकी है। देश में गरीबी, बेरोजगारी, बाल मृत्यु दर तेजी से बढ़ा है, महंगाई तेजी से बढ़ा है, तो लोगों को विकास के मुद्दे पर से उनका ध्यान हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह के आयोजनों के माध्यम से राजनीति का सांप्रदायिकरण करने का कुंठित प्रयास कर रही है। लेकिन इस मामले में वो सफल नहीं होंगे, इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार गरीबी में तीसरे रैंक पर चला गया है, और मानवाधिकार आयोग के रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे अधिक मानवाधिकारों का उल्लंघन कहीं हुआ है तो उत्तर प्रदेश में हुआ है। अभी प्रधानमंत्री जी के भाषण को आप सुनवा रहे थे, मैंने सुना कि उन्होंने कह रहे थे कि 1 अरब 35 करोड़ लोगों को मैं ईश्वर मानता हूं, ईश्वर का अंश मानता हूं। प्रधानमंत्री जी, यदि आप भारत की जनता को ईश्वर मानते, ईश्वर का अंश मानते, तो गंगा में लाशें तैर रही थी और आप पश्चिम बंगाल में, असम में सांप्रदायिकता का नंगा नाच नहीं खेल रहे होते। तो प्रधानमंत्री जी का चाल और चरित्र दोनों जनता जान चुकी है। एक झूठे व्यक्ति है, अफवाह फैलाने वाले हैं, कुंठित विचारधारे वाले हैं, सांप्रदायिक व्यक्ति हैं, और वो इस समय माया जाल फैलाने। चंद्रेश जी, तो लेकिन फिर आपके नेता और आपकी नेत्री क्यों पीछे पीछे टेंपल रन कर रहे हैं? वो भी तो पीछे पीछे मंदिर पहुंच रहे हैं, खुद को हिंदू बता रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम आस्था से भी संबंधित नहीं है। राहुल जी, प्रियंका जी, मैं हूं या आप हूं, हम जब मंदिर जाते हैं या मस्जिद जाते हैं तो आस्था से जाते हैं। प्रधानमंत्री जी तो फोटो की शूटिंग कराने गए थे, उन्होंने एक ही दिन में 6 बार कपड़ा बदलने का काम किए। ये कौन सा आस्था का विषय है? वो फोटो मतलब आप जाएं तो आस्था है, दूसरा कोई जाए तो आस्था नहीं है। वो और गंगा जी में नहाए तो कपड़े भी ना बदले। से जाते हैं, इस अंतर को समझिए। हम हिंदू हैं और वो हिंदूवादी हैं, इन दोनों में बहुत अंतर है। हम धार्मिक हैं, वो सांप्रदायिक हैं, इन दोनों में अंतर है। ये तो आयोजन था, लेकिन बम्बई में जो हमला हुआ था उसके बाद आपके तत्कालीन गृह मंत्री ने 4 बार ड्रेस बदली थी, शिवराज पाटिल ने। आप ये बताइए, जब शिवराज पाटिल जी ने कपड़ा बदले थे, उस बात को मैं रखने वाला भी था, आपने खबर चलाई, किरकिरी हुई, मीडिया ने इस पर डिबेट कराया। प्रधानमंत्री जी आस्था के विषय पर जाकर और 10 बार कपड़ा बदलते हैं, किसी चैनल वाले ने डिबेट कराया क्या? किसी ने बताया कि ये फोटो शूटिंग हो रही है? और सुनिए, ऐसे समय पर जब कश्मीर में, जम्मू में हमारे नौजवानों पर हमले हो रहे थे, मीडिया ने भी बताया है, वही तो आप बता रहे हैं चंद्रेश जी। और इतने सारे स्क्रीन लगा रखे थे, उन्होंने खुद ही बता दिया कि उनके प्रधानमंत्री जी कितनी बार कपड़े बदल रहे हैं। बताने की क्या जरूरत है? जम्मू कश्मीर में हमले हो रहे हैं, सेना के जवान शहीद हो रहे हैं, प्रधानमंत्री जी काशी में कपड़ा बदल रहे हैं। तो ये तो एक चंद्रेश जी ऐसी बहस है, क्योंकि देखिए जिस समय CDS रावत जी की निधन हुआ 13 लोगों का, उस समय प्रियंका जी की फोटो आई थी कि वो नृत्य कर रही हैं, जबकि उनका इंटेंशन ये तो रहा नहीं होगा कि CDS की मृत्यु पर वो जश्न मनाए। देखिए, ऐसा है कि जब CDS जी की मृत्यु हुई तो प्रियंका गांधी जी नृत्य नहीं कर रही थी, प्रियंका गांधी जी एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में थी। इसके बात वही है, समझ लीजिए, नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम दोनों में हम भी तो वही कह रहे हैं चंद्रेश जी, ऐसी नहीं होगी। सांस्कृतिक कार्यक्रम ठीक है, लेकिन धार्मिक कार्यक्रम ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री जी जो कर रहे थे वो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं कर रहे थे, वो फोटो शूटिंग वही तो कि वो जाए तो आस्था नहीं है, आप जाओ तो आस्था है। अश्विनी जी से 30 सेकंड में जवाब ले लेते हैं, वो उनकी बात भी पूरी नहीं हो पाई थी। फिर मैं सुल्तान अहमद जी के पास जाऊंगा। जी अश्विनी जी, प्रधानमंत्री के अंदर, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, यदि प्रधानमंत्री के अंदर आस्था होता तो अभी कल का रिपोर्ट है, परसों का, कि बांदा में जिंदा गायों को दफना दिया गया है। ऐसा नहीं होता। प्रधानमंत्री जी इस पर जवाब देंगे।
उत्तर प्रदेश में गौशालाओं में गाय भूख हाँ। और प्यास से तड़प कर मर रही है, उनकी लाश को कुत्ते नोच के खा रहे हैं। अब इस आप पर कहेंगे भाजपा कि के लोग हर जगह जवाब कोई देंगे। घटना हो तो वहां प्रधानमंत्री पहुंच जाए। अश्विनी जी, ब्रजेश जी, मैं कांग्रेस के साथी से, इन्होंने आस्था पर सवाल उठाया, यहाँ पर खड़े होकर देश के प्रधानमंत्री को सांप्रदायिक कहा इन्होंने, जबकि किसी संवैधानिक संस्था ने नहीं कहा। मैं कहा सब क्या है, मैं तो दावे के साथ कह रहा हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ, राजनीति में भाजपा सांप्रदायिकता का जहर घोलकर सत्ता प्राप्त करना चाहती है। चंद्रेश जी सुन तो लीजिए पूरी बात, जवाब आ जाने दीजिए, फिर मैं आपके पास भी आऊंगा। हमारे एक और साथी बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं, सुल्तान अहमद जी। राहुल गांधी की जाति बता दीजिए, उन्होंने तो गोत्र भी बताया, आप जाति बता दीजिए खाली। नहीं जवाब है आपके पास, इसलिए नहीं जवाब है कि वो कहीं पर जाते एक दिन, देखिए विजय जी, मैं कहना चाहता हूं कि वो जो है वो उससे मेरा कोई मुझे आपत्ति नहीं है, मगर वो साउथ में जाते हैं तो जनेऊ दिखाते हैं, वो भी शर्ट के ऊपर। उसके बाद एक रोजा अफ्तार करते हैं, रोजा अफ्तारी में किसको बुलाते हैं? चंद्रबाबू नायडू को बुलाते हैं, वो बुलाते हैं ममता बनर्जी को। तो ये किस बिरादरी के हैं? आस्था का सवाल नहीं होता है, लेकिन जो हमारे मुगल आप विकास के मुद्दे पर अश्विनी जी फेल हो चुके हैं, इसलिए अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस तरह के आयोजनों के माध्यम से जनता को भ्रमित करने का कुंठित प्रयास कर रहे हैं। लेकिन भोली भाली जनता आपके सामने भ्रमित होने वाली नहीं है। इस बार जनता के सामने दूध का दूध, पानी का पानी हो चुका है। कोरोना काल में लाशें तैर रही थी, प्रधानमंत्री जी सांप्रदायिकता का नंगा नाच पश्चिम बंगाल में चंद्रेश जी, अश्विनी जी आपके पास लौटूंगा। सुल्तान अहमद जी, माकूल जवाब उत्तर प्रदेश सुल्तान अहमद जी, विधानसभा चुनाव में आपको मिल जाएगा। फिर उसी एजेंडे पे चल रही है भाजपा ने, जो एजेंडा सेट कर दिया, बाकी के राजनीतिक दल भी उसके पीछे चलने लगे हैं। उसी तरह से ध्रुवीकरण होगा। अब उत्तर प्रदेश में उसी एजेंडे पर चुनाव लड़े जाएंगे। मेरी एक आपत्ति, इस बात को वापस ले लीजिए। कांग्रेस किसी के एजेंडे पर पीछे नहीं चलती है। कांग्रेस मंदिर तो घूम रहा हो, वो मंदिर पे ले जा रहे हैं तो आप मंदिर में घूम रहे हो। मुद्दे पे बात करो ना। मैं आपके पास लौटूंगा चंद्रेश जी, आपके पास पर्याप्त समय रहेगा। सुल्तान अहमद जी, सुल्तान जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुल्तान जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, शायद उन तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही। हमारे साथ हमारे साथी मनोज वर्मा भी जुड़े हैं। मनोज जी, क्या एक एजेंडा सेट कर दिया मोदी जी ने कि वो विकास के साथ साथ हिंदुत्व के एजेंडे पर ही उत्तर प्रदेश में आगे हम चुनाव होते देखेंगे? देखिए, जिस प्रकार के जातिगत समीकरण है उत्तर प्रदेश के, तो वहाँ बीजेपी को भी पता है, और जिस प्रकार की लामबंदी सपा ने की है, और ये बायपोलर इलेक्शन होता दिख रहा है। यानी हमने देखा था पिछले चुनाव तक एक तीसरे मोर्चे के रूप में बसपा की प्रभावशाली उपस्थिति थी, लेकिन अभी ऐसा लग नहीं रहा कि सीधा मुकाबला सपा और बीजेपी के बीच है। ऐसे में बीजेपी को भी पता है कि जातिगत समीकरण साधने के साथ साथ हिंदुत्व की वो छाता है जिसके नीचे जाति धर्म की दीवार तोड़कर लोग आ सकते हैं और उसके इस एजेंडे को सफल बना सकते हैं। और मैं एक दिलचस्प चीज़ आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में काशी राम 3 दशक पहले एक बड़ा नाम था, और 3 दशक बाद जब हम 2022 में चुनाव हो गए तब भी काशी राम एक बड़ा नाम है। लेकिन इस बार संधि विच्छेद हो गया, काशी भी है और राम भी है। तो आप इससे अंदाज लगा लीजिए, जातिगत समीकरण तब भी महत्वपूर्ण थे, जातिगत समीकरण अब भी महत्वपूर्ण है, लेकिन अभी के संदर्भ में काशी और राम, ये दोनों मिलकर जब काशी राम बनेंगे तो बीजेपी को तभी फायदा होगा। सुल्तान साहब, काशी राम जो उदाहरण दिया है मनोज जी ने कि वही मुद्दा रहेंगे, और आपकी साइकिल पे जितने सारे सवार हो गए हैं वो चल नहीं पाएगी। ऐसा ना हो कि पंचर हो जाए रास्ते में ही। सुल्तान जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुल्तान जी, अश्विनी जी, जो बात मनोज जी ने कही है कि आपका मतलब वही एजेंडा वही है, इसी पर आप आगे बढ़ेंगे ताकि जो साइकिल पे बहुत सारे लोग सवार हो गए हैं, वो जो जात पात की बात होने लगी थी वो कहीं टिक ना पाए और आपका ही रथ दौड़े, एक पहिया विकास का, एक हिंदुत्व का, दोनों पहिए से आपका रथ रफ्तार पकड़ेगा। ब्रजेश जी, देखिए, विकास तो जनता के लिए करना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी सरकार हो सत्ता में, विकास करना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां की जनता के लिए ही उन्होंने हमको उसके लिए भेजा है, और वो काम माननीय योगी आदित्यनाथ बखूबी कर रहे हैं। आज देखिए, 10 साल की यूपीए की सरकार थी, एक गोरखपुर में खाद कारखाना बंद पड़ा था, किसी को सुध नहीं थी उसकी, और 2016 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया, वो शिलान्यास किया, आज उद्घाटन भी करके वो दिल्ली चले गए।
कहने का मतलब हमारा है कि अगर हम कोई संकल्पित होते हैं तो उस काम को हम करते हैं। तो रथ का पहिया आप सपा की बात आप कर रहे हैं। अश्विनी जी, जब इतना विकास कर रहे हैं आप, तो मोदी जी को बार बार उत्तर प्रदेश क्यों दौड़ लगाना पड़ रही है? क्यों नया एजेंडा सेट करना पड़ रहा है आपको? विकास के मुद्दे पर जाइए ना, चुनाव लड़िए और जीत जाइए कि हमने इतने 4 साल में इतने काम किए, 4.5 साल में। ब्रजेश जी, एक उदाहरण मैं देता हूं जी। एक शादी का निमंत्रण पत्र छपता है, उसमें अरे उदाहरण क्या देंगे श्रीमान जी, आप स्पष्ट रूप से बताइए कि देश के अंदर भूखमरी बढ़ रही है, 5 साल से कम उम्र के बच्चे कुपोषण आ रहा हूँ चंद्रेश जी, आपके पास आ रहा हूँ। आप भी रिपीट कर रहा हूँ वही चीजें जो आप पहले बोल चुके हैं। आ रहा हूँ मैं आपके पास। कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है उत्तर प्रदेश में, और 89 के बाद 6% पे आप है, मैं 50% पर हम लोग हैं। शांति से सुनिए हमारी बात। आप उत्तेजित मत होइए, आप विकास के मुद्दे पर बात करिए। जाति पूछा बता पाए प्रियंका गांधी संगीत बातों को सुनना सीखिए और गंभीरता से जवाब देना सीखिए। सुनिए हिंसक रवैया धार्मिक नहीं चंद्रेश है। जी, यदि चंद्रेश जी, आध्यात्मिक होते तो इस तरह से चंद्रेश जी, स्कूलों में हिंसक रवैया- चंद्रेश जी सुन लीजिए, आप भी सुनने की वो रखिए, धैर्य रखिए, थोड़ा सा बात तो आ जाने दीजिए। चंद्रेश जी, आप G23 की भी नहीं सुनते हैं, वो भाजपा की भी नहीं सुन रहे हैं, किसी की तो सुनिए। नहीं सुनते हैं। देखिए ब्रजेश जी, आपको तो बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। उत्तर प्रदेश में नहीं, सिर्फ भाजपा को नहीं बोलने देंगे। सदन में राहुल जी हंगामा करेंगे, ओबीसी बिल पास होगा, उस दिन बैठ जाएंगे। बाकी समय बाहर ट्रैक्टर चलाएंगे, किसानों के साथ हैं, अंदर किसानों के लिए नहीं बोलेंगे। ब्रजेश जी देखिए, जो हम लोगों ने कहा काशी और अयोध्या, ये हमारे एजेंडे में था। हम लोगों ने हमेशा रखा है कि यहाँ पर हमको बेहतर व्यवस्थाएं करनी है। हम लोगों ने कोई मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचाया, कुछ नहीं किया, लेकिन अपनी पुरातत्व व्यवस्था में हम सनातनी व्यवस्था को स्थापित करने में सफल रहे। और हम अगर है हिम्मत तो कांग्रेस के यहाँ साथी बैठे हैं, कहे मथुरा का जीर्णोद्धार हम कराएंगे। नहीं हिम्मत है, सीने में बल चाहिए। अभी चर्च की बात हो, अभी मस्जिद की बात हो, तो ये करना शुरू कर देंगे, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति। मनमोहन सिंह जी ने, मैंने बताया, मनमोहन सिंह जी ने स्पष्ट रूप से बोला था कि यहाँ के संसाधनों पर मुस्लिम का पहला हक है। मुलायम सिंह यादव जी गोली चलवाते हैं, उनका भी तुष्टीकरण की राजनीति होती है। अखिलेश यादव हज हाउस बनवाते हैं, कहीं कोई समाचार नहीं। लेकिन अगर मोदी जी वहां पर जाकर एक सांस्कृतिक मूल्यों की जो अनुरक्षण करते हैं, उस पर कपड़ा बदल रहे हैं, इस तरीके का आरोप लगाना बहुत ही निंदनीय है। जी ब्रजेश। ठीक है सुल्तान जी, आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, हज हाउस बनवाते हैं, कोई आवाज नहीं उठाता, लेकिन काशी में यदि प्रधानमंत्री आयोजन करते हैं और काशी का इस तरह से लोकार्पण होता है, उद्धार होता है, तो आपको आपत्ति है और आप कहते हैं पीएम को कि ये उनकी आखिरी, काशी में ही आ गए, 1 महीने 3 महीने लिए आना चाहिए, आपके नेता कहते हैं। ये सबसे पहली बात, बहुत सारी बातें लोगों ने कही जी। जब आप किसी संवैधानिक पद पे होते हैं, धर्म हर व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान। लेकिन जब आप किसी संवैधानिक पद पे होते हैं तो आपके साथ धर्म के साथ एक और चीज ऐड हो जाती है, उसको बोलते हैं राजधर्म जी। तो राजधर्म जो है इन्होंने निभाया नहीं है। जनता को रोटी कपड़ा मकान रोजगार से कभी मुहैया नहीं कराया। तो अब इन्होंने अपनी पुरानी पिच जो इनकी थी, हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान अजान जय श्री राम, तो उस पे इनको लगता है कि ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट गेम है, तो इसी पे हम मैच खेलेंगे। तो ये पुरानी चीजें हो चुकी है भाजपा की, और जनता इसको बहुत कायदे से समझ चुकी है कि जब इनके पास कुछ नहीं होता तो ये धर्म लेकर बीच में कूद पड़ते हैं, ताकि जनता फिर से इनको, इनकी जो पिछले 6, 7 साल 8 साल में जो गुमराहियत इन्होंने फैला रखी है, उस गुमराहियत में जनता एक बार फिर से फंस जाए। लेकिन माननीय अखिलेश यादव का जो जन समर्थन मिल रहा है, उससे ये लोग इतना घबराए हुए हैं कि ये अनाप शनाप काम कर रहे हैं। 12-12 मुख्यमंत्रियों को लॉन्च कर दिया। जिस तरीके से बंगाल में जब इनकी सत्ता खसकती नजर आई, तो बंगाल में मुख्यमंत्री की एक लंबी चौड़ी खेप इन्होंने गिरा दी, लेकिन वहां भी सफलता नहीं मिली। सेम तो उसी तरह से जिसके पास होगा वही तो लॉन्च करेगा ना। इधर के नेताओं को लाके लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन इससे कुछ होने आने वाला है नहीं। लेकिन आपकी सरकार थी जब सपा की उत्तर प्रदेश में, तब राजधर्म निभाया जा रहा था पूरी तरह से। बिल्कुल। और अश्विनी जी कह रहे हैं कि हमने तो काशी का कर दिया, लोकार्पण कर दिया, हमने काशी को इस तरह से भव्य रूप दे दिया, और यदि आपकी सरकार आएगी तो मथुरा का करेंगे क्या जी? मथुरा का इसी तरह से विकास करेंगे क्या जिस तरह से काशी का किया है? ऐसा अश्विनी जी कह रहे हैं आपकी सरकार आई तो। चाहे हिंदू की हो चाहे मुसलमान की हो, माननीय अखिलेश यादव जी ने सबका संरक्षण किया, सबका विकास किया और करेंगे।
चाहे वो काशी हो, मथुरा हो, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, सबका विकास करेंगे। वो किसी मतलब राह वही रहेगी जिस राह पे भाजपा ले जा रही उसी पे चलेगी, सपा भी और कांग्रेस भी पीछे पीछे चलेगी, मगर पहले नहीं करेगी। नहीं, क्योंकि ये बड़ी पर्सनल चीजें हुआ करती थी आज से पहले, लेकिन अब इस पर्सनल चीज को लोग सार्वजनिक रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं। ये चीजें भारतीय राजनीति में नहीं थी और होना भी नहीं चाहिए। रोजा अवतार पार्टी आपने देखी सार्वजनिक होती थी, और जिस मंदिर की आप कह रहे हैं तो उस राम भगवान का चित्र तो संविधान की प्रस्तावना में भी है। इंदिरा गांधी खुद जो है उनकी जो फोटो आप देख लीजिए अभी भी, कि उनके गले में आपको रुद्राक्ष की माला मिलेगी। कांग्रेस के समय में नेहरू जब प्रधानमंत्री थे, सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। जी, ऐसा है संविधान में अगर श्री राम जी का फोटो है तो उसमें क्या गलत बात है? श्री राम जी इस भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ा ही हिस्सा है। नहीं तो प्रधानमंत्री यदि पूजा अर्चना कर रहे हैं, उनकी जिस संविधान में है ना, जो जिस धर्म को मानता है वो कर सकता है, उसको बिल्कुल कर सकता है। तो पहले तो रोजा अफ्तारी भी होती थी सार्वजनिक रूप से, हमने देखा है प्रधानमंत्री निवास में होती थी, सीएम हाउस में होती थी, तब तो कोई आपत्ति नहीं होती थी। लेकिन उसके साथ ही साथ उनका एक राजधर्म है, तो पहला काम तो बखूबी निभा रहे हैं 7 साल 8 साल से, दूसरा काम नहीं निभा रहे हैं जो राजधर्म है। राजधर्म का भी तो काम कर लें। ठीक है अश्विनी जी, सब कर रहे हैं मोदी जी, लेकिन राजधर्म नहीं निभा रहे। यही सवाल कांग्रेस का है, यही सपा का। मैंने ब्रजेश जी राजधर्म निभा रहे थे। अखिलेश यादव को माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने स्पष्ट रूप से कहा ये गुंडों की सरकार चला रहा है, तो ये वहां पर राजधर्म नहीं दिख रहा था। एक पिता की बात माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा था स्पष्ट रूप से। और उसके ऊपर भी जाइए तो राजधर्म निभाने के लिए 2 घटनाएं मैं याद दिलाना चाहता हूं। चुर्क सीमेंट फैक्ट्री बेची गई थी, उस समय लेबर धरने पर बैठे थे, माननीय मुलायम सिंह जी ने गोली चलवाई और वहां पर 8 या 9 लोग मरे, एक 8 साल का बालक भी मरा। वहां राजधर्म उनका कहा गया था। जब 92 में वहां पर कारसेवकों पर गोली चलवाई गई अयोध्या में, वहां पर इतने लोग मरे, सरजू का पानी खून से लाल हो गया था। कौन सा राजधर्म वहां निभाया उन्होंने? तो राजधर्म मत निभाइए, आप तुष्टीकरण की राजनीति। इससे बड़ा चीज मैं आपको योगेश जी बताऊं, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, हर थाने में 2 मुस्लिम सिपाही होंगे, 30,000 रुपया जो है मुस्लिम लड़कियों को दिया जाएगा, हिंदू लड़कियों को नहीं दिया जाएगा। ये देश में संसद में आप मुस्लिम आरक्षण के लिए इन लोगों ने मांग की थी, उसका सपोर्ट किया था अखिलेश यादव ने। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वहां राजधर्म नहीं दिखता है। और हम अंग्रेज वो मुगल आतताइयों के द्वारा जो सोमनाथ मंदिर का जो है इंदिरा जी ने कराया था, तो वो भी तो एक होना चाहिए। अच्छा काम किया था, हम उसकी सराहना करते हैं। तो आज वो हो रहा है तो उसमें कौन सी दिक्कत है? लेकिन दिक्कत असली ये है कि महफिल लूट ले गई भाजपा। अब सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सरकार बना लेगी, हम लोग क्या करेंगे? डर इसका है ब्रजेश जी, और वही हो रहा है। फिर से हम लोग 300 पार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। ठीक है, चूंकि अब समय भी इजाजत नहीं देता है कि इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएं, इसलिए आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जिनके पास नहीं आ पाए चंद्रेश जी, मैं आपसे भी क्षमा चाहता हूं। तो तुष्टीकरण की राजनीति ना करें। यदि आप अपनी विरासत संभाल रहे हैं, यदि विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, सांस्कृतिक पहचान को आगे बढ़ा रहे हैं, तो इस पर किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। तुष्टीकरण तो तब है कि जब आप देख रहे हैं, जिस तरह से हमने देखा कि अश्विनी जी ने आरोप लगाए कि किस तरह से सपा की सरकार में थानों में किस तरह से पोस्टिंग होती थी, वह है तुष्टीकरण। आप विकास कीजिए, विकास के साथ साथ यदि हमारी सांस्कृतिक पहचान है, हमारी धरोहर है, उनका भी विकास करते हैं। तो इसमें एजेंडा तो है ही, लेकिन विकास भी है साथ में। तो यदि इस रफ्तार पे भाजपा चल रही है तो उसके पीछे हम देख रहे हैं, चाहे सपा हो या कांग्रेस हो, वह भी टेम्पल रन करते हुए दिख रही है। स्पॉटलाइट में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।